स्वागत है आपका। यूपी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा के बाद व्यवसाय शिक्षा के विभिन्न ट्रेडों के लिए इंस्ट्रक्टर्स की नियुक्ति की गई है। इन न्यूली सिलेक्टेड इंस्ट्रक्टर्स को लखनऊ में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने कार्यक्रम आयोजित कर नियुक्ति पत्र बांटे हैं। इस दौरान उन्होंने नव चयनित इंस्ट्रक्टर्स को शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही प्रदेश में हो रही निष्पक्ष भर्तियों के बारे में भी बताया। तो वही मंच से पहले ही की सरकारों पर निशाना भी साधा। इस दौरान सीएम योगी ने और क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के विभिन्न व्यवसाय के लिए न्यूली सिलेक्टेड इंस्ट्रक्टर्स को नियुक्ति पत्र बांटे हैं। ये इंस्ट्रक्टर्स वोकेशनल एजुकेशन से जुड़े विभिन्न व्यवसायों के लिए चयनित किए गए थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पारदर्शी और निष्पक्ष चयन प्रक्रिया के माध्यम से युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं और ये मिशन रोजगार का हिस्सा है। समारोह में व्यावसायिक शिक्षा मंत्री कपिल देव अग्रवाल और कौशल विकास विभाग के प्रमुख सचिव हरिओम समेत कई अधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। युवाओं को विकसित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिशन रोजगार के साथ अधिक से अधिक मात्रा में जोड़ने का जो संकल्प दिया है, हम सब उस संकल्प में सहभागी बन सके। इसके उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 8 वर्ष के दौरान 8.5 लाख से अधिक नौजवानों को हम लोगों ने सरकारी नौकरियां उपलब्ध करवाने में सफलता प्राप्त की है। आप देख रहे होंगे लगातार हर महीने कभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से, कभी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से, कभी शिक्षा आयोग के माध्यम से, कभी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के माध्यम से चयनित शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक या उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न करने के उपरांत इस नियुक्ति पत्र के साथ हम सबको जुड़ने का अवसर प्राप्त होता है। और हमारा प्रयास होता है कि किसी भी नौजवान को उत्तर प्रदेश के अंदर चयन की इस प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर भेदभाव का शिकार न होना पड़े, उसका किसी भी स्तर पर शोषण न हो, उसके साथ कोई भी भेदभाव न हो, उसकी योग्यता और उसकी क्षमता के अनुरूप उसे शासन की विभिन्न विभागों में कार्य करने का अवसर प्राप्त हो सके। इसके लिए इस निष्पक्ष प्रक्रिया को पिछले 8.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ संपन्न करने में सफलता प्राप्त की है। इसके साथ ही पूर्व की सरकारों पर हमला बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि 1947 तक उत्तर प्रदेश देश की आर्थिकी में एक अग्रणी भूमिका निभाता था, लेकिन 1960 के बाद इसमें गिरावट शुरू हुई है और 2016 तक उत्तर प्रदेश का योगदान घटकर मात्र 8% रह गया। जब नीतियां स्वार्थ को ध्यान में रखकर वोट बैंक की चिंता और परिवार के हितों के संरक्षण के लिए बनाई जाती हैं, तो वो दुर्गति की ओर ले जाती हैं, जैसे ये लोग उत्तर प्रदेश को लेकर गए। उत्तर प्रदेश आज से 400 वर्ष पहले की बात अगर करेंगे तो देश का सबसे समृद्ध राज्यों में था। व्यापक लूट खसोट और अराजकता के बावजूद, यानी विदेशी आक्रांताओं के हमले भी हुए, अंग्रेजों ने भी लूटा, उस सब के बावजूद जब ये देश 1947 में स्वतंत्र हुआ था, तब भी उत्तर प्रदेश देश के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश थी। भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश थी।
1960 तक भी उत्तर प्रदेश का जो योगदान था भारत की अर्थव्यवस्था में 14% था, और 1947 से 60 तक भी उत्तर प्रदेश देश के नंबर 1 की अर्थव्यवस्था थी। 60 के बाद उसमें गिरावट आनी प्रारंभ हुई और 2016 आते आते उत्तर प्रदेश का जो कंट्रीब्यूशन था वह मात्र 8% के आसपास रह गया था। हम 8वीं अर्थव्यवस्था बनकर के रह गए थे। नंबर 1 से 8 पर पहुंचा दिया था इन लोगों ने। एक कारनामे थे। जब नीतियां स्वयं के स्वार्थ को ध्यान में रख करके, वोट बैंक की चिंता करके और परिवार के हितों के संरक्षण करने के लिए जब बनाई जाती हैं तो दुर्गति की तरफ ऐसे लेके जाती हैं जैसे उत्तर प्रदेश को लेके गए थे लोग। जहां नौजवान के सामने पहचान का संकट था, जहां बेटी और व्यापारी अपने आप को असुरक्षित पाते थे, जिस राज्य में पर्व और त्योहार के पहले उत्साह और उमंग तो कोसों दूर, हर व्यक्ति के चेहरे पर एक भय और दहशत का माहौल होता था, पता नहीं अब क्या होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि युवाओं को कौशल और रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण पहल की है। प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का संकल्प लिया है। इसी के तहत पिछले 8 सालों में देश भर में 8.5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां भी दी गई हैं। सरकार की प्राथमिकता है कि किसी भी युवा के साथ किसी भी स्तर पर भेदभाव न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। आज रात भारत में चंद्र ग्रहण का योग है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश की काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ओर से पूरी जानकारी दी गई है, जिसमें वैज्ञानिकों ने ग्रहण के सभी चरणों के साथ साथ ग्रहण के सभी चरणों की समय अवधि को भी बताया है। कैसे देखा जा सकता है ये ग्रहण और कब पूरा होगा ग्रहण का आखिरी चरण, देखिए सब कुछ इस रिपोर्ट में। भारत में लंबे समय के बाद पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखाई देने वाला है। ये ग्रहण रात 8:48 पर शुरू होगा, जिसके बाद रात 9:47 पर इसका उपछाया चरण शुरू होगा। पूर्व ग्रहण चरण लगभग रात 11:01 पर शुरू होकर रात 11:41 तक रहेगा। ये चंद्र ग्रहण का वो चरण है जिसमें पृथ्वी के रिफ्लेक्स के कारण चांद लाल हो जाता है, जो कि अपने आप में एक अद्भुत नजारा होता है। ग्रहण आंशिक चरण के साथ समाप्त होगा और इसका आखिरी चरण रात 2:25 तक जारी रहेगा। जो पूर्ण चंद्र ग्रहण की शुरुआत है वो 8:58 शाम से हो जाएगी, जो कि एक पेनम्ब्रल इक्लिप्स की शुरुआत है। इसको नंगी आंखों से अगर आप देखेंगे तो आपको चंद्रमा के ऊपर कोई भी असर होता हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन जो अम्ब्रल रीजन है, यानी कि जब आपकी जो चंद्र ग्रहण की वास्तविक शुरुआत होती है वो 9:57 से रात में शाम को हो जाएगी। और ये अम्ब्रल इक्लिप्स जब बिगिन होगा उसके बाद में ये अपने जो हमारा जो टोटल इक्लिप्स की स्टार्टिंग है वो लगभग 11 बजे के आसपास 11 से टोटल इक्लिप्स हमारा स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि चंद्रमा जो है पूरी तरीके से अपना रंग जो है वो रहेगा और लगभग 82 मिनट तक ये अपना कलर बदला हुआ रेड कलर में रहेगा, बिकॉज ऑफ जो अर्थ का जो रिफ्लेक्शन है उसकी वजह से। और चंद्र ग्रहण की जो मैक्सिमम जो पूर्ण चंद्र ग्रहण की टाइमिंग है वो 11:41 है और जो चंद्र ग्रहण की जो समाप्ति है वो लगभग 12:22 पे चंद्र ग्रहण जो है हमारा जो पूर्ण चंद्र ग्रहण है वो समाप्त हो जाएगा। फिर हम इसके आगे फेजेस जो है कि अम्ब्रल और पेनम्ब्रल जो फेजेस हैं चंद्र ग्रहण के वो आपको लगभग रात में 1:26 तक, और जो पेनम्ब्रल फेज है वो रात में 2:30 बजे तक रहेगा और 2:30 बजे के बाद चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाएगा। बता दें कि इस बार ग्रहण देखने के लिए किसी भी विशेष उपकरण की आवश्यकता नहीं होगी। इसे नंगी आंखों से भी देखा जा सकेगा। हालांकि टेलीस्कोप से दृश्य और बेहतर हो जाएगा। इस बार इंदिरा गांधी प्लेनेटेरियम सार्वजनिक प्रदर्शन का आयोजन नहीं कर रहा है, लेकिन बाद में सार्वजनिक प्रसार के लिए इस आयोजन की खगोलीय फोटोग्राफी आयोजित करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।
चंद्र ग्रहण का सूतक काल दोपहर में शुरू हो चुका है। सूतक काल से पहले ही गंगा घाट पर होने वाली गंगा आरती को किया गया। हालांकि सुबह की आरती अपने समय से हुई थी, लेकिन संध्या की आरती को दोपहर में कर दिया गया और मंदिरों के कपाट भी सूतक काल से पहले बंद कर दिए गए हैं। देखिए रिपोर्ट। रविवार की रात को चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। इस साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण है। ये चंद्र ग्रहण भारत में भी देखा जा सकता है। जब भी चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देता है, उसका सूतक काल भी लागू होता है। इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल भी भारत में मान्य होगा, जिसमें शुभ कार्य और अनुष्ठान वर्जित हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान सूतक काल के रूप में जाना जाने वाला काल ग्रहण से 9 घंटे पहले शुरू होता है। इसका मंदिरों और मठों में धार्मिक अनुष्ठानों पर प्रभाव पड़ता है। इस दौरान मंदिरों के द्वार बंद कर दिए जाते हैं, जिससे भक्तों को दर्शन, मूर्तियों को छूने और मंदिर परिसर में प्रवेश करने से रोका जाता है। पूजा, अभिषेक और आरती समेत नियमित पूजा अनुष्ठान स्थगित कर दिए जाते हैं। धार्मिक जगहों पर इस तरह की पाबंदियां ग्रहण काल में आम हैं। इसी तरह से अयोध्या में भी मंदिरों को पूजा आरती करने के बाद बंद कर दिया गया। चंद्र ग्रहण लगने के 9 घंटे पूर्व सूतक काल माना जाता है। ऐसे में श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के प्रमुख मंदिरों में 9 घंटे पहले, अर्थात जितने भी मठ मंदिर हैं, जहां भी धार्मिक मान्यताएं हैं और ठाकुर जी को पूजन, अभिषेक, आरती की परंपरा है, उन स्थानों पर 9 घंटे पूर्व ही सूतक काल लग जाता है। ऐसे में कपाट बंद हो जाएंगे, ठाकुर जी के दर्शन नहीं होंगे, मूर्ति स्पर्श नहीं किया जाएगा और सारे लोग भगवत भजन, भगवत आराधन कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, लेकिन मूर्ति पूजा नहीं कर सकते हैं और ना मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। ऐसे में जितने भी पट मंदिर हैं, मां सरजू जी की आरती, राम जन्मभूमि, हनुमान जी, जितने भी ठाकुर जी से संबंधित धर्म पूजा पाठ का कार्य है, वो सब बंद हो जाएगा। और जब चंद्रदेव भगवान पुनः उग्रह होंगे, उसके बाद सारे मंदिर की धुलाई होगी, भगवान का वस्त्र बदला जाएगा, पूजन होगा और आरती होगी। इसके बाद ही दर्शन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर चंद्र ग्रहण के कारण गंगा आरती का समय बदलकर दोपहर में किया गया। इस दौरान भक्तों की भारी भीड़ भी देखी गई, तो कई विदेशी पर्यटक भी गंगा आरती के दौरान मौजूद रहे। सूतक काल, जो ग्रहण से 9 घंटे पहले दोपहर 12:57 बजे से शुरू हुआ है, इसके चलते शाम की नियमित आरती को दोपहर 11:45 से 1 बजे संपन्न किया गया। गांव सेवा निधि और गंगोत्री सेवा समिति ने इसे पूरे विधि विधान के साथ आयोजित किया। गंगा नदी में बाढ़ के कारण घाट डूबे हुए थे, तो ग्रहण से पहले ही ये आरती छत पर आयोजित की गई। रात का जो है चंद्र ग्रहण है, जिसका सूतक अभी 12:57 पे प्रारंभ हो जाएगा और इसी को देखते हुए गंगा सेवा निधि द्वारा भगवती माँ गंगा की जो प्रातः और सायंकालीन आरती होती है, दैनिक आरती, सुबह की आरती अपने समय पे शुरू होकर अपने परंपरागत तरीके से संपन्न हो गई है। शाम की जो आरती होती है वो सूतक काल से पूर्व, मतलब 12:57 से पहले शुरू होकर के सूतक काल से पूर्व समाप्त हो जाएगी, अपने पूरे विधि विधान से, अपने पूरे परंपरागत तरीके से। ये 5वीं बार ऐसा हो रहा है, जबकि जो है ग्रहण के वजह से आरती का समय जो है वो परिवर्तित हुआ। बता दें कि ये 34 सालों में 5वीं बार था जब आरती दिन में हुई है। इससे पहले 7 अगस्त 2017, 27 जुलाई 2018, 16 जुलाई 2019 और 28 अक्टूबर 2023 को भी ऐसा ही हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।
संभल में एक बार फिर बुलडोजर एक्शन देखा जा रहा है। प्लॉट के रूप में लेआउट पास किए बिना कब्जाई गई भूमि पर कार्रवाई हो रही है। छानबीन करके और कई विभागों की टीमों की मौजूदगी में इस कार्रवाई को पूरा किया गया। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। संभल में एक बार फिर बुलडोजर एक्शन देखा जा रहा है। इस बार ये अवैध रूप से की गई प्लॉटिंग पर देखा गया। दरअसल तख्त गोसाई गांव में प्लॉट संख्या 346 पर आवश्यक लेआउट पास किए बिना अवैध रूप से प्लॉटिंग की जा रही थी। शिकायत के बाद लेआउट पास न होने के कारण अवैध प्लॉटिंग रोक दी गई और इलाका खाली करा दिया गया। इसके बाद एसडीएम संभल अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और इस कब्जे को हटाया। गांव तख्त गोसाई में गाटा संख्या 346 जो कि जिशान दिलशाद, मोहम्मद शहजाद, श्रीमती कमर जहां, श्रीमती समरीन कौसर, श्रीमती हिना परवीन, इन लोगों के नाम से दर्ज है। इस पे बिना लेआउट पास कराए हुए प्लॉटिंग की जा रही थी, तो उसके शिकायत के संबंध में मौके पे जेई के द्वारा अवैध प्लॉटिंग जो की जा रही थी उसको खाली कराया गया है, क्योंकि उसका लेआउट पास नहीं था। कितना एरिया लग सकता है? ये 0.550 हेक्टेयर 550। बता दें कि शनिवार को भी संभल में सरकारी जमीन पर बने एक बगीचे में इसी तरीके की एक्शन देखा गया था। संभल तहसील के मंडल गांव में एक क्षेत्रीय निरीक्षण के दौरान ये पाया गया कि कुछ व्यक्तियों ने एक बगीचे में सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। एक टीम अवैध रूप से कब्जाई गई भूमि को खाली करवाकर वहां पर भी अवैध कब्जे को हटाया था। इस तरह की कार्रवाई से साफ है कि प्रदेश में सरकार किसी भी तरह के अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और कहीं अवैध कब्जा है तो उसे जरूर हटाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। गाजियाबाद में पुलिस का एक्शन देखने को मिला है। यहाँ पर शालीमार गार्डन क्षेत्र में पुलिस ने बाजार के उस हिस्सों से अतिक्रमण हटाया जिसकी वजह से पैदल चलने वाले लोगों के साथ वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित हो रही थी। इसको लेकर पुलिस ने दुकानदारों को सख्त हिदायत दी है कि इस तरह के अतिक्रमण दोबारा ना हो। रिपोर्ट देखिए। गाजियाबाद पुलिस ने ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने और अवैध अतिक्रमण पर रोक लगाने के लिए शालीमार गार्डन थाना क्षेत्र में विशेष अभियान चलाया। शालीमार गार्डन के 80 फुट इलाके में सड़क किनारे खड़े वाहनों तथा दुकान के बाहर फैले अतिक्रमण को हटवा दिया गया है। अभियान के दौरान पुलिस टीम ने क्षेत्र का निरीक्षण कर उन जगहों पर कार्रवाई की जहां नो पार्किंग जोन में वाहन और दुकानों के बाहर अतिक्रमण था। कई वाहनों का मौके पर ही चालान किया गया। जिससे अन्य वाहन चालकों को भी चेतावनी मिल सके। पुलिस अधिकारी ने संदेश दिया था कि सार्वजनिक मार्ग पर वाहन खड़े कर यातायात में बाधा पैदा करना किसी भी हालात में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एसीपी अतुल कुमार ने बताया है कि अभियान लगातार जारी रहेगा। सड़क और फुटपाथ पर अवैध कब्जा यातायात में बाधा डालता है और हादसों की संभावनाएं बढ़ जाती है। गाजियाबाद कमिश्नरेट पुलिस द्वारा जाम मुक्त, अतिक्रमण मुक्त रखने के नियत से एक विशेष अभियान इनके खिलाफ चलाया जा रहा है।
गाजियाबाद कमिश्नरेट के संबंधित सभी सर्किलों में पुलिस प्रशासन द्वारा फुटफॉलिंग के आधार पे, जाम के आधार पे, परेशानी के आधार पे यातायात सुगमता के दृष्टिगत कुछ सड़कें चिन्हित की गई हैं। उसी क्रम में 150 फीटा और 80 फीटा रोड के मध्य थाने के सामने संपर्क मार्ग को इस शालीमार गार्डन सर्किल में चिन्हित किया गया था। उसी क्रम में अतिक्रमण मुक्त कराने की नीयत से ये अभियान चलाया गया है। सड़क अतिक्रमण मुक्त हो, इस प्रतिबद्धता के साथ ये अभियान चलाया गया है, जिसको आगे भी जारी रखा जाएगा। सर, लगभग कितने दुकानें ऐसी थी जिन पर अवैध अतिक्रमण था, कुछ चालान भी काटे गए वाहनों के? हाँ, 152 अतिक्रमण करने वाले जो है दुकानदारों को उसकी नोटिस दी गई है, जिनकी करीब 12 से 15 के बीच में संख्या है, और 50 से 60 अवैध पार्किंग, जो सड़क पे अवैध पार्किंग कर रखे थे, उन वाहनों का चालान भी किया गया है। इसी तरह दुकान के सामने अतिक्रमण को हटाते हुए बीएनएस की धारा 152 के तहत नोटिस दिए गए, ताकि पैदल राहगीरों को आवागमन में सुविधा हो और सड़क पर अव्यवस्था समाप्त हो सके। पुलिस टीम ने दुकानदारों को सख्त हिदायत दी है, दोबारा नियमों का उल्लंघन करने पर उनके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सूर्य समाचार के लिए गाजियाबाद से सतीश कुमार की रिपोर्ट। खबर गाजियाबाद से है, जहां घरेलू कलह ने महिला की जान ले ली। पति ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। खोड़ा के सोम बाजार का मामला है ये। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया है। तो पति ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी है। खोड़ा के सोम बाजार का मामला है ये। फिलहाल पति गिरफ्तार हो चुका है, पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। संदिग्ध परिस्थितियों में होने की सूचना थाना क्षेत्र खोड़ा पुलिस को प्राप्त हुई थी। इसके क्रम में तत्काल ही थाना खोड़ा की पुलिस टीम के द्वारा सबको कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया तथा परिजनों से तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। इसमें विवेचना के क्रम में यह तथ्य ज्ञात हुआ है कि इनके पति अर्जुन के द्वारा ही इनकी गला दबाकर हत्या कारित की गई थी। इसमें आरोपी जो इनके पति हैं अर्जुन को पुलिस टीम के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ साक्ष्यों के आधार पर पूरे प्रकरण में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें सूर्य समाचार।